हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू साइंस सीरीज का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6। उम्मीद है कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने बाकी के वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। 5th पार्ट तक, मतलब 5th चैप्टर तक मैंने वीडियो आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, राइट। तो वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं के विशिष्ट समूह की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है और शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का यह समूह आकृति में समान तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करता है उसे हम लोग एक तरह से उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, टिश्यू। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। सेकेंड प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि पादपों में उपस्थित सहारा प्रदान करने वाले उत्तकों के संबंध में कौन सा तथ्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि पौधे स्थिर होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, पौधे स्थिर होते हैं और उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उसमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ठीक है, ये सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होंगे प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये देखिए कि ये सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होंगे वो प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वो हमें ऑप्शन बी में अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि मृत कोशिकाएं जो होती है वो बिना ऊर्जा उपभोग के यांत्रिक जो कि शक्ति प्रदान करती है, लेकिन हम जानते हैं जंतु कोशिका में इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जंतु कोशिकाओं की तुलना में पादप उत्तकों की ऊर्जा, मतलब जंतु उत्तकों की तुलना में पादप उत्तकों की ऊर्जा उपभोग विशेषता के संबंध में सही विकल्प हमें चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज कह सकते हैं कि पौधे जो हैं वो गतिहीन होते हैं, मतलब पौधे एक जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं उनको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, मतलब भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, साथ ही और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करना। तो इससे हम कह सकते हैं, जाहिर बात है कि जंतु कोशिका में अधिक ऊर्जा इस्तेमाल होता है, उपभोग होता है, यानी इसी कारण जंतु पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग करते हैं। और जंतुओं में अधिकांश जो उत्तक होते हैं वे जीवित होते हैं। मतलब पौधे में तो मतलब जानते हैं पादप में मृत कोशिकाएं होती है, लेकिन जंतु में जो होता है वो एक तरह से अधिकांशतः हमें जीवित कोशिका देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जंतु भोजन और आश्रय की खोज में विचरण करते हैं, इसलिए वे पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो राइट आंसर सी निकल करके बनेगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है कि पादपों और जंतुओं की वृद्धि के प्रतिरूप में मूल अंतर क्या है। सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले पार्ट में बात किया था, मतलब इससे जो पहले वाली वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था जो कि क्विक नोट्स करके, तो अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख लेना। देखिए, पौधों की वृद्धि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है कि पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। ध्यान से समझना है, क्योंकि उनमें कुछ उत्तक, मतलब कहने का मतलब ये हो कि पौधों की वृद्धि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, क्योंकि उसमें कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। इसके विपरीत जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है और उसमें विभाजन तथा अविभाजन क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ये हमने आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में बताया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये बनता है कि उत्तकों का विभाजन यानी उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों का मुख्य वर्गीकरण किन रूपों में किया जाता है। बताइए कि उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों की मुख्य वर्गीकरण किन रूपों में किया जाता है। तो हम एक चीज जानते हैं कि पादप उत्तकों को उनकी कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं विभेद्योतक और एक अस्थायी उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा। जिन्होंने भी इससे पहले वाली वीडियो यानी थ्योरी वाली वीडियो हम जो मैं आपको दिए थे वो आप देखे होंगे, तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से आपको हाईलाइट करके बताया था, राइट। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि पादप विभेद्योतक उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या हमें देखना है, यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि शीर्षस्थ विभेद्योतक जो कि प्रो के शीर्षों और जड़ों की
वृद्धि वाले भागों में रहकर लंबाई बढ़ाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा बुक में देखना चाहें तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम विभेद्योतक की बात कर रहे हैं तो देखो, विभेद्योतक के अंतर्गत आप आराम से यहाँ पर देखोगे, जैसे शीर्षस्थ विभेद्योतक हम बात कर रहे हैं तो ये क्लियरली लिखा गया कि परों के शीर्षस्थ विभेद्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। यहाँ पर तो वही पॉइंट कह रहा है ना कि लंबाई में वृद्धि करता है, तो ये पॉइंट तो हमारा सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कथन पे आते हैं, पार्श्व विभेद्योतक यानी कैम्बियम के कारण तने की परिधि या फिर मूल के व्यास में वृद्धि होता है। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसी में लिखा गया था कि तने और परिधि या फिर मूल में वृद्धि पार्श्व विभेद्योतक यानी कैम्बियम के कारण होती है। तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा एक तरह से सही है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतर्विष्टि विभेद्योतक जो है मुख्य रूप से तने के संवहन बंडलों के भीतर की गहराई में स्थित होता है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि अंतर्विष्टि विभेद्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों यानी नोड्स के पास पाए जाते हैं, न कि संवहन बंडलों में। ये आप देखेंगे नोड्स में यहाँ पर पाया जाता है, ना कि बंडलों में। संवहन बंडलों में नहीं होता। यहाँ पर पॉइंट में अच्छे से लिखा गया है कि अंतर्विष्ट विभेद्योतक कुछ पौधों के पर्व संधियाँ यानी नोड्स जो है नोड्स के पास पाए जाते हैं, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 सत्य होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, राइट। सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि विभेद्योतक कोशिकाओं की आंतरिक संरचना विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विभेद्योतक कोशिकाओं के बारे में हमने बात किया था, यानी कि एक तरह से कह सकते हो मेरिस्मेटिक जो सेल्स हैं इसकी विशेषता हमने आपको बताया था। देखो विशेषता यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है कि विभेद्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति जिसमें हमने बात किया था कि सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ये कोशिका भित्ति, तो ये पॉइंट याद रखिए। और स्पष्ट केंद्रक होता है। तो सबसे पहले ये विशेषता देखते हैं क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन कोशिकाओं के पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड आता है कि इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी और लिग्निन युक्त होती है जो इन्हें सुरक्षा देती है। ये पॉइंट हमारा गलत होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पतली, देखो लिखा गया कि पतली कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट गलत हो गया, राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि इन कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित होता है क्योंकि इन्हें भोजन संग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट हमारा सही होगा। इन कोशिकाओं को निरंतर विभाजित होना होता है, इसलिए इसमें रसधानियों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रसधानियों कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करने और संग्रहण का कार्य करता है। तो ये पॉइंट हमारा एक तरह से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सत्य के रूप में देखेंगे फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। सी यहाँ पर हमारा पॉइंट करेक्ट हो जाता है। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की रेगुलर वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि आपको इस तरह से एनसीईआरटी हम अच्छे से कंप्लीट करा सकें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पादपों में विभेदीकरण की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। अब विभेदीकरण हम क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो विभेदीकरण जो अच्छे से लिखा गया, स्थायी उत्तक आप जब पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा गया है कि विभेद्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं क्या होती हैं, तो ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी उत्तक और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो हमारा राइट आंसर बनेगा कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया है उसे हम लोग कहते हैं विभेदीकरण, और इंग्लिश में से डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक पेरेनकाइमा की मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है। पेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं, तो देखिए पेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर ऑप्शन पे नज़र डालिएगा तो पेरेनकाइमा यह एक पतली कोशिका भित्ति वाली सरल जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसके मध्य काफ़ी रिक्त होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है। तो चलो एक बार हम पेरेनकाइमा की तरफ बढ़ते हैं। तो पेरेनकाइमा जब हम बात कर रहे हैं तो देखो पेरेनकाइमा जब हम यहाँ पे देखेंगे
ये आपका सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत क्या कह रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के कुछ परतें होती हैं जिसे हम सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक होता है, मतलब पौधे में सबसे अधिक पाया जाने वाला, एक तरह से कह सकते हैं पेरेन्काइमा सबसे ज़्यादा हमें पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिका, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि पतली कोशिका भित्ति और सरल जीवित कोशिकाओं का बना होता है, और साथ ही साथ ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। मतलब इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ये भी चीज़ लिखा गया, जिनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। तो सब कुछ तो यहाँ पे मिल ही गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो पेरेन्काइमा का पिक्चर भी मैंने आपको बताया ही था, दिखाया था। देखो पेरेन्काइमा में एक तरह से खाली स्थान, यहाँ पे देखो कितना है इनके बीच गैप देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका कार्य क्या होता है, तो ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं, राइट, भोजन भंडारण में मदद करते हैं। तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिए। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि जलीय पौधों में पाए जाने वाले एरेनकाइमा के संबंध में सही कथन चुनें। अब एरेनकाइमा के बारे में आपको पता होगा कि क्या होता है। एरेनकाइमा मतलब जो पौधों को एक तरह से देखो यहाँ पर अच्छे से लिखा गया, ये पढ़ते हैं। देखिए इन ऊतकों को मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता है, उस जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग कोरेन्काइमा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरेन्काइमा कहा गया, हरित ऊतक कहा जाता है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन पॉइंट अभी फिलहाल था एरेनकाइमा। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं यानी तैरती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पादप जो अत्यंत कठोर, ये हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद ये एक मृत कोशिका होती है जो पानी को अवशोषित कह सकते हैं करता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। अवशोषित ऐसा ये पॉइंट तो हमने पढ़ा ही नहीं। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं, तो उतराती हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये पॉइंट हमारा सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। समझ में आया? उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, पौधे में लचीलेपन और यांत्रिक सहायता के लिए उत्तरदायी सरल स्थायी ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। पहला पॉइंट इसमें दिया गया कि पौधे में लचीलेपन का गुण जो है वो कोलेन्काइमा ऊतक के कारण होता है। एक तरह से सही है, मतलब कोलेन्काइमा मतलब कोमल, याद रखो, और कोमल मतलब जब कोमल रहेगा तो लचीला तो रहेगा ही, तो ये हमारा सही है। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत, छोटी और कोनों पर पतली होती हैं। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित तो होती हैं, लंबी होती हैं, छोटी नहीं होती। मतलब मृत यहाँ पे कह रहा था ना, लेकिन ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मृत नहीं, उनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, न कि मृत और पतली। तो ये पॉइंट गलत हो गया। अच्छा, तीसरा इसमें पॉइंट है कि यह ऊतक पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है और एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही है। यह ऊतक पौधों के कोमल भागों में बिना टूटे लचीलापन प्रदान करने वाला एक तरह से ऊतक है, और एपिडर्मिस के नीचे मतलब लीव स्टाल्क यानी कि पर्णवृत्त के में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। इस वजह से सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्लेरेन्काइमा यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तथा नारियल का रेशा युक्त छिलका इसी का बना होता है। ये हमने आपको अच्छे से बताया भी था, समझ में अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था। देखिए क्लियर लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। एक अन्य प्रकार का ऊतक जिसे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा होता है, और यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। ये पहला लाइन ही आपका लिखा गया। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है और यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से ही बना होता है। तो ये पहला पॉइंट तो आपका इसी तरह से दिया गया। सेकेंड है कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इनकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। यह मतलब इस ऊतक की सभी कोशिकाएं पूर्णतः मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इनकी भित्तियों पर लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ जमा रहता है। ये आपका लिखा गया होगा, इसमें देख सकते हो। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति जो है वो लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। ठीक है। अच्छा,
तीसरा पॉइंट पे क्या है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन कोशिकाओं की भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, नहीं होता है तब तो एक तरह से मजबूत होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, यानी तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधे के किन भागों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो बताइए, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो तने में, समूहन बंडल के समीप, पत्तियों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में पाया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि एपिडर्मिस कोशिकाओं की सुरक्षात्मक भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन पे आप ध्यान से रखोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए क्यूटीन का स्राव करके अवशोषण सतह को घटा देती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत देखने को मिलेगा। बाकी अगर ऑप्शन पे नजर डालोगे तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए कि जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं पानी सोखने का कार्य करती है, इसलिए उसमें बाल जैसे प्रवर्ध यानी रूट हेयर्स होते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, ना कि यहाँ पर घटाते हैं जो लिखा है, ये पॉइंट गलत है, बढ़ाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में क्यूटीन का लेप होता है, यहाँ पर हमारा डी पॉइंट पूरी तरह से गलत था। राइट, तो हम डी को टिक करेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पत्ती की एपिडर्मिस में उपस्थित स्टोमेटा को घेरने वाली कोशिकाओं की आकृति और नाम क्या है? तो हमने ये चीज़ देखा था, मैंने आपको देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, अगर ये जो पत्ती होती है, पत्तियों पर छोटा छोटा छिद्र होता है। अब इस छोटे छिद्र को थोड़ा सा जूम करके देखोगे, जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है, और ये जो छिद्र होता है उसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और इसी छिद्र से क्या होता है कि पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। और ये जो घेरे हुए, अब चारों तरफ से जो इस छिद्र को घेरा हुआ है, वो आप कहेंगे कि रक्षी कोशिकाएं होती हैं, मतलब वृक्क के आकार की होती हैं, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, और इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। मतलब चित्र 6.5 ही था ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। और स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें हम लोग रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये भी हमारा सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना भी इसी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो क्या कहेंगे, इस रक्षी कोशिकाओं को क्या कहेंगे, जो घेरे रहती है उसे हम लोग मतलब वृक्क के आकार की, हम एक तरह से कह सकते हैं कि वृक्क के आकार की कोशिकाएं, जिन्हें हम लोग रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि मरुस्थलीय पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है कि मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में सुब्रीन का बहुत मोटा लेप होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में, ध्यान दीजिए कि गलत होगा, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस पर क्यूटीन का लेप होता है। ठीक है, क्यूटीन का लेप होता है, ना कि सुब्रीन का। तो ये गलत है। मैंने पीछे भी आपको बताया था अभी जस्ट कि मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर क्यूटीन का लेप होता है। ठीक है, और जबकि सुब्रीन जो है वो कार्क छाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये एक तरह से गलत है। सेकेंड है कि यह बाह्य लेप एक जल अवशोषक रासायनिक पदार्थ होता है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को अत्यधिक मतलब कम करता है। ये पॉइंट हमारा सही है। अब मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, उसको बचाने के लिए एक तरह से ये लेप रहता है, जो कि हम क्यूटीन कहते हैं। मतलब क्यूटीन एक अत्यधिक प्रभावी जल अवशोषक रासायनिक पदार्थ होता है जो मरुस्थलीय परिस्थितियों में पानी के अवयव को रोकता है। सही है। तीसरा पॉइंट है कि शुष्क आवासों में जल के क्षय से बचाव हेतु एपिडर्मिस पर मोटा होना पादप के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक तरह से हमारा सही होगा कि शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में जल के अत्यधिक क्षय को रोकना मतलब सबसे बड़ी चुनौती एक तरह से होती है, इसलिए वहाँ एपिडर्मिस की परत मोटी हो जाती है। तो सेकंड और थर्ड तो सही है, सत्य बताना है तो सत्य बताना है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उनके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर,
इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि कॉर्टेक्स में स्थित द्वितीयक विभेद्योतक की एक पट्टी कॉर्क मतलब नामक जो कि कोशिकाओं की परत को बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि वृक्ष की आयु जब बढ़ने पर बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में बदलाव आता है और कॉर्टेक्स में द्वितीय जो विभेद्योतक की पट्टियाँ कॉर्क की परतों का निर्माण करती है। तो ये एक तरह से हमारा बिल्कुल सही होगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि कॉर्क या फिर छाल की ये कोशिकाएं पूर्णतः जीवित और बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों मतलब स्थानीय युक्त होती हैं। ये गलत होगा। कॉर्क या फिर छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं और वे बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अत्यंत सघन रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो ये गलत होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इन छालों की भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है जो उन्हें हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। ये आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है, जब ये सारा पॉइंट से ही क्वेश्चन बनाया गया था कि जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उनके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभेद्योतक की एक पट्टी को कॉर्टेक्स में होती है और कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, जो कि सेकंड कथन में कह रहा था। ठीक है, ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है और इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है और इन छालों को हवा और पानी से अभेद बनाता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल गई। तो तीसरा पॉइंट सही था, दूसरा यहाँ पर गलत था और हमें बताना था कि सत्य क्या है। तो सत्य के रूप में 1 और 3 देखेंगे, ऑप्शन बी होगा। 1 और 3 जो कि हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आता है? नेक्स्ट सवाल है कि जटिल स्थायी ऊतक की मूल परिभाषा क्या होती है। जटिल स्थायी ऊतक की मूल परिभाषा एक तरह से देखा जाए तो कहेंगे कि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वे मतलब ये सभी एक साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पादपों में जाइलम ऊतक के घटकों और उनके कार्यों के संबंध में सही विकल्प कौन सा होगा। यानी जाइलम ऊतक की बात करें, पादपों में जाइलम ऊतक। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर हम सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन बी। देखो पहले हम जाइलम पे बात करते हैं। स्थायी जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करना है और इसमें हमें बात करना है जाइलम के बारे में। तो जाइलम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जाइलम देखो यहाँ पर कह रहा है कि जाइलम ट्रैकिड यानी वाहिनिकाय, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा यानी एक तरह से, और जाइलम क्या दिया गया? जाइलम फाइबर। 4 तरह के होते हैं, 4 से मिलकर के बना होता है, 4 तरह के इसमें रेसे होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में जाइलम देखिए ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर के बना होता है। और साथ ही साथ इसमें ये पॉइंट भी क्या है कि जिसमें कि ट्रैकिड और वाहिका पानी का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जाइलम जो है वो सिर्फ एक दिशा में ही संवहन करते हैं। ये लिखा भी गया होगा, देखो इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा ही गया होगा। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब सिर्फ ऊपर की तरफ एक तरफ, जबकि फ्लोएम जो होता है वो दोनों तरफ द्विदिशीय होता है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं समझे होंगे हमारी इससे पहले वाली वीडियो, तो आपको मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो अब एक बार ज़रूर देख लीजिएगा या फिर आप बुक पढ़ लीजिएगा। फ्लोएम ऊतक के घटकों और उनकी सजीवता निर्जीवता के संदर्भ में कौन सा कथन जो तथ्य है वो सही है। तो हम एक चीज़ आपको सबसे पहले बताते हैं फ्लोएम के बारे में। देखो फ्लोएम 5 तरह का है, यहाँ पर दिया गया कि फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों जिसमें चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेसे से मिलकर के बना होता है। ये 5 चीज़ें, कई बार डायरेक्ट सवाल इनसे पूछा जाता है कि चालनी नलिकाएं जो है वो किसका भाग होता है? फ्लोएम का भाग होता है, ये याद रखिए। ठीक है, मिलकर के बना होता है। चालनी नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका भित्ति होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम रेसे को छोड़कर, देखो यही चीज़ यहाँ पर कथन के रूप में पूछा गया है, फ्लोएम रेसे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्लोएम रेसे जो है वो एक तरह से मृत कोशिका होती है। तो कह सकते हैं कि फ्लोएम रेसे मतलब फ्लोएम फाइबर को छोड़कर के फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल है कि जंतुओं में गति प्रदान करने वाले जो पेशीय ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि जंतुओं में गति प्रदान करने वाले पेशीय ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम लोग पेशीय रेशा भी कहते हैं। पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है कि पेशियों में एक विशेष प्रकार का लिपिड होता है जो उन्हें फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि पेशियों में सिकुड़ना और फैलना एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप जंतु ऊतक और चलिए हम पेशीय ऊतक पे चलते हैं और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संयोजी हो गया पेशीय ऊतक। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम लोग पेशीय रेशा कहते हैं। पहला कथन ये था, सही है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, ये पॉइंट सही है। और पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। देखो यही यहाँ पर मिस्टेक किया गया था। यहाँ पर क्या लिखा गया था, लिपिड होता है, लिपिड नहीं होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है जो हमें फैलाने और सिकुड़ने में मदद करता है पेशियों को। क्लियर लिखा गया, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं और जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होता है। राइट, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि सेकंड पॉइंट हमारा गलत हो गया। तीसरा आता है कि पेशियों के संकुचन एवं प्रसार के कारण ही शरीर के विभिन्न अंगों में गति संभव है। ये तो तीसरा पॉइंट हमारा जो सही हो ही गया। तो सत्य के रूप में क्या देखेंगे, 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो जब तक आप बुक के थ्योरी को अच्छे से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे, ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखने में तो सिंपल सा लगता है लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। एपिथेलियमय ऊतक के संरचनात्मक विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एपिथेलियमय ऊतक की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि एपिथेलियमय ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग और बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों युक्त होती हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एपिथेलियमय ऊतक को पढ़ना पड़ेगा। तो एपिथेलियमय ऊतक यहाँ पर दिया गया। अब इसमें पहला पॉइंट जो कह रहा था कि एपिथेलियमय ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग और बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों पर युक्त होती हैं। तो ये इसमें देखिए, जंतु के शरीर को ढकने या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमय ऊतक कहलाते हैं। और एपिथेलियमय शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोधक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अवरोधक का निर्माण करते हैं, मतलब एपिथेलियमय ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से अत्यधिक सटी होती है, जिसमें कह सकते हैं अंतरकोशिकीय स्थान न के बराबर या फिर अनुपस्थित होता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत होगा। सेकेंड है कि इन कोशिकाओं के बीच चिपकने वाले पदार्थ बहुत कम होते हैं और ये शरीर में एक अनवरत परत का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट हमारा सही है। ये भी आपका लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, आप एक दूसरे से देख सकते हो, लिखा ही गया है कि एपिथेलियमय ऊतक की कोशिका एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सामान्यतः सभी एपिथेलियमयों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करना कहलाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीसरा पॉइंट हमारा एक तरह से सही है क्योंकि सभी एपिथेलियमय को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ये तो हमारा सही है, हमेशा एपिथेलियमय को नीचे स्थित अन्य संयोजी ऊतकों से पृथक करती है। तो फर्स्ट तो गलत था, सेकंड और थर्ड सही है, तो सेकंड और थर्ड को ही टिक करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि उन स्थानों पर जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, मतलब जिसे हम लोग कुपिका या फिर रक्त नलिका, किस प्रकार का एपिथेलियमय पाया जाता है। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ अत्यधिक पतली और चपटी कोशिकाओं का सल्की एपिथेलियमय यानी सिंपल, जो यहाँ पर कह सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियमय मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सिंपल वाला ऑप्शन सी। ठीक है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि त्वचा को कटने और फटने से बचाने के लिए एपिथेलियमय कोशिकाओं का विन्यास किस प्रकार होता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से कुछ भी बनाए हैं, सारा चीज़ें यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो
पहला था कि उदाहरण के लिए कोशिकाओं के रक्त नलिका स्तर और कूपिका जहाँ पदार्थों का संवहन पर वर्णात्मक झिल्ली द्वारा होता है वहाँ चपटी एपिथेलियमय उत्तक कोशिकाएं होती हैं। इनको हम लोग सरल सल्की एपिथेलियमय कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक पॉइंट और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो ये है कि त्वचा की एपिथेलियमय कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों में पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियमय को हम लोग स्तरित सल्की एपिथेलियमय कहते हैं, यानी स्तरित। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित स्तरित सल्की एपिथेलियमय कहलाता है। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि श्वास नली में उपस्थित पश्चमाभी जो स्तंभाकार एपिथेलियमय मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी, पश्चमाभ की गति द्वारा श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो क्या कह रहा है कि संयोजी उत्तक की सामान्य संरचनात्मक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी संयोजी उत्तक के बारे में बात करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में बहुत कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय जो अधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको अपने बुक पर लेकर के चलता हूँ, यानी एनसीईआरटी बुक पर, और यहाँ पे संयोजी उत्तक के बारे में देखिए क्या कह रहा है। क्लियरली लिखा है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अध्याय की भूमिका, मतलब क्योंकि नहीं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया। आइए अब हम इस संकेत के बारे में बात करते हैं। देखिए संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि कोशिकाएं आपस में बहुत कम जुड़ी हुई होती है। राइट। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है, ये पॉइंट देखिए कि और अंतरकोशिकीय अधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। तो ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में धसी हुई होती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट आता है कि यह अंतरकोशिकीय जो मैट्रिक्स है केवल कठोर और पूरी तरह से सघन ठोस रूप में हो सकती है। अब ये पॉइंट अगर हम समझना चाहें कि सत्य है कि असत्य है, तो ध्यान से देखिएगा कि यह मैट्रिक्स जेली की तरह तरल, यानी कि ठोस नहीं, तरल, सघन या फिर कठोर हो सकती है, यानी तीनों हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कठोर यहाँ पर कहना, ये गलत होगा। सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि केवल कठोर और पूरी तरह से सघन ठोस में, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और तीसरा अगर हम देखें तो मैट्रिक्स की यानी अधात्री की भौतिक प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के विशिष्ट कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। तो ये पॉइंट हमारा सही है कि मैट्रिक्स की वास्तविक प्रकृति उस संयोजी उत्तक द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के अनुरूप ही अनुकूलित या फिर परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट करेक्ट है। अब ये बताना है कि सत्य क्या है, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला है कि रक्त के तरल जो अधात्री भाग है प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व निलंबित या फिर घुले होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें कहेंगे कि लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स तथा प्रोटीन, नमक और हार्मोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये क्लियरली लिखा गया कि रक्त के, देखिए रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही निकल करके आएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले अत्यधिक लचीले और मजबूत संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? दो अस्थियों को, यानी बोन को बोन से जोड़ता है। तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बोन को बोन से लिगामेंट्स, यानी यहाँ पे स्नायु कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो क्लियरली लिखा है कि दो अस्थियां यानी दो बोन को आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्नायु कहा जाता है, अस्थि बांधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। इसे ही हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। और अस्थि और बोन को जोड़ा जाता है वो आपका टेंडन कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया होगा। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। ठीक है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। और एक अन्य प्रकार की संयोजी उत्तक होता है जिसे हम लोग टेंडन या फिर हिंदी में कंडरा कहा जाता है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो ये भी हमें याद रखना होगा। और मैंने आपको याद भी कराया था, ये तो आपका लिगामेंट्स हो गया। लेकिन एक होता है आपका एमबीटी, याद करके रखिए, यानी मसल जो है, मसल को बोन से ऐड करता है कौन? तो ये आपका टेंडन।
ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फिलहाल बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है कि कंडरा के संबंध में सही कथन की पहचान करें। कंडरा यानी टेंडन, टेंडन के बारे में अगर सत्य कथन देखा जाए तो यह क्या करता है कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला मजबूत तथा लचीलेपन वाला रेशेदार उत्तक होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी निकल के आ जाएगा। ये मांसपेशी अस्थियों से जोड़ने वाला, यानी मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार उत्तक है। एक तरह से संयोजी उत्तक ही होता है, ठीक है, संयोजी उत्तक होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 30 के उपास्थि संयोजी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपास्थि के बारे में बात करना है। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है और इसकी कठोर अधात्री प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है। इस पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो उपास्थि यानी जिसे इंग्लिश में लोग कार्टिलेज कहा जाता है, देखो यहाँ पर कार्टिलेज लिखा गया। कार्टिलेज में कोशिकाएं दूर दूर होती हैं, मतलब इनके बीच पर्याप्त स्थान होता है और इसकी ठोस अधात्री यानी मैट्रिक्स मुख्य रूप से प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आता है कि यह अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाती है और कान, नाक, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। तो जो हमारा नाक है, कान है, मतलब थोड़ा लचीला होता है, तो ये इसी की बनी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट, कान की उपास्थि को मोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से कैल्शियम युक्त होती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सिंपल सा चीज़ है जो कि गलत लिखा गया कि हम अपने कान की उपास्थि को आसानी से मोड़ सकते हैं क्योंकि यह लचीली होती है, इसमें हाथ की अस्थि की तरह कठोरता नहीं होती है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। सत्य के रूप में देखा जाए तो 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ए और बी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अगला सवाल, त्वचा और मांसपेशियों के बीच तथा अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एरियोलर उत्तक का कार्य क्या है। तो चलो एरियोलर उत्तक के बारे में हम समझते हैं। एरियोलर उत्तक, एरियोलर उत्तक कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है यहीं पर। कहाँ गया एरियोलर उत्तक, देखो ये रहा। समझते हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये एक तरह से वीवीआई पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर सही निकल करके आता है। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ा तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही बनेगा कि अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो बी करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एरियोलर उत्तक क्या होता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल, अगला पॉइंट कि हमारे शरीर में वसा का संचय करने वाला वसामय उत्तक, जिसे इंग्लिश में एडिपोज कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखें, कई बार इंग्लिश वाला टर्म ही देखने को मिलता है। एडिपोज उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो एडिपोज उत्तक होता है कि इनकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं और वसा संग्रहण के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो राइट आंसर बी बनेगा, ठीक है, बी हो जाता सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि ऐच्छिक पेशी या कंकाल पेशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं कि करके। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि इन पेशियों की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार, तो ये पॉइंट तो सही होगा ही। हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जब चाहें गति करा सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर की पेशियाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है। सेकेंड आता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें हल्के तथा गहरे रंगों की धारियाँ दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। ये भी हमारा एक तरह से सही है, ठीक है, यहाँ पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आता है कि यह इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अत्यधिक शाखायुक्त और एक केंद्रीय होती हैं। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि इस रेखित या फिर कंकाल पेशी उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनामीय यानी बहुकेंद्रीय होते हैं। यहाँ जो एक केंद्रीय कह रहा है ये पॉइंट गलत होगा, बहुकेंद्रीय होती है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो
यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड सही होगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए को टिक करेंगे, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि चिकनी पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी की संरचना और अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें हमारा पहला कथन है कि आहार नाल में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार संकुचन जैसी गतियों को यह ऊतक नियंत्रित करता है। तो इसमें तो कह सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आहार नली में भोजन का खिसकना या फिर रक्त नलिका का फैलना सिकुड़ना अनैच्छिक गतियाँ होती हैं, मतलब जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन्हें चिकनी या फिर अनैच्छिक मांसपेशी बोला पेशियाँ नियंत्रित करती हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि इनकी कोशिकाएं लंबी होती है और इनका आखिरी सिरा नुकीला अथवा तर्क रूपी होता है। तो ये पॉइंट भी एक तरह से सही है। चिकनी पेशी की कोशिकाएं लंबी होती हैं और उनके दोनों सिरे जो हैं उनकी नुकीले होते हैं, जिसे हम लोग स्पाइनल शेप्ड कहते हैं, यानी कि जिसे तर्करूपी विन्यास कहा जाता है। तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। तीसरा की बात करें, तीसरा कह रहा है कि ये कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती हैं और इसमें गहरे रंग स्पष्ट धारियाँ पाई जाती हैं। ये गलत होगा, क्योंकि ये कोशिकाएं एक केंद्रीय होती हैं, बहुकेंद्रीय नहीं होती, एक केंद्रीय होती हैं और इसमें कोई धारियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, इसलिए इसे अरेखित पेशी कहा जाता है। मतलब कोई रेखा होता है, रेखा की तरह नहीं होता, अरेखित होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। सत्य के रूप में एक और दो को टिक करेंगे, एक और दो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि हृदय पेशी की उन विशिष्ट विशेषताओं को चुनें जो इसे अन्य पेशियों से भिन्न बनाती है। यानी हृदय पेशी उन विशिष्ट विशिष्ट विशेषताओं को चुनना है जो अन्य पेशियों से इसे अलग बनाता है। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुचन हो करती है। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखायुक्त और एक केंद्रीय होती हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। हृदय की पेशियां जो होती हैं, यानी कार्डियक जो मसल्स होता है, अनैच्छिक होती हैं, जो बिना थके जीवन भर लयबद्ध तरीके से संकुचन और प्रसार करती रहती है। संरचनात्मक रूप से हृदय की पेशी कोशिकाएं जो है वो बेलनाकार होती हैं, शाखायुक्त और एक केंद्रीय होती है। तो यहाँ पर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट आता है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं, जिन्हें हम लोग न्यूरॉन कहा जाता है, के संरचनात्मक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला अगर पॉइंट की बात करें, पहला कह रहा है कि न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य युक्त होता है। जो तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन में एक मुख्य भाग होता है, जिसे हम लोग कोशिकाएं कोशिका काय यानी सेल बॉडी कहते हैं, और इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो एक तरह से सही होगा। सेकंड की बात करें तो प्रत्येक न्यूरॉन से लंबे पतले बालों जैसे प्रवर्ध निकलते हैं, जिसमें लंबे प्रवर्धक को एक्सॉन कहते हैं। ये भी हमारा सही होगा। प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है कि अनेक पतले प्रवर्धक निकलते होते हैं, और जो एक सबसे लंबा प्रवर्ध होता है उसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं, या फिर तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिकाक्ष भी एक वर्ड होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है तंत्रिकाक्ष, तो ये याद रखेगा। बाकी इंग्लिश वाले एक्सॉन याद रखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिलहाल सही है। तीसरा है कि न्यूरॉन के छोटे शाखायुक्त प्रवर्धकों को डेट्रॉइड्स कहते हैं। ये भी हमारा सही होगा। न्यूरॉन के कोशिकाएं कोशिकाएं जो काय है, जिस यानी कि सेल बॉडी है, इसमें इससे निकलने वाले छोटे और अत्यधिक शाखायुक्त प्रवर्धकों को डेट्रॉइड्स या फिर एक और नाम दिया जाता है द्रुमाक्षय। ठीक है, द्रुमाक्षय कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन डी सही होगा। उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करने वाला एक संयोजी ऊतक है। मतलब रक्त जो है एक तरह का संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट की मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। ये भी सही है कि हमारा पूरा केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु है तथा सभी तंत्रिकाएं शामिल है, वो तंत्रिका ऊतक से निर्मित है। राइट, ये भी सही। तीसरा पॉइंट आता है कि अस्थि की कोशिकाएं प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अत्यंत कोमल अधात्री में धसी होती है। ये गलत होगा, क्योंकि अस्थि की कोशिकाएं कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। एक अत्यंत कठोर और सुदृढ़ जो कि मैट्रिक्स में धसी होती है,
कोमल प्रोटीन शर्करा अधात्री में उपास्थि में होता है, ठीक है, कार्टिलेज में होता है, ना कि अस्थि में। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, तीसरा गलत है और असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कथन ए, विभज्योतक कोशिकाओं के पास कोई राजधानी नहीं होता है। अगर हम देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट हमारा एक तरह से सही होगा, क्योंकि राजधानियों का मुख्य कार्य जो है वो कोशिकाओं को स्फीति देना तथा अपशिष्ट या फिर भोजन का संग्रहण करना होता है। चूंकि विभेज्योतक कोशिकाओं का एकमात्र उद्देश्य तीव्र गति से नए सेल बनाना, इसलिए उन्हें संग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो विभेज्योतक कोशिकाओं के पास कोई राजधानी नहीं होता, बिल्कुल सही है, इसे कोई आवश्यकता भी नहीं होता है। सेकेंड कारण देखा जाए तो क्यों नहीं होता है, तो विभेज्योतक कोशिकाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं, उन्हें भोजन संचय करने के बजाय निरंतर विभाजित होना होता है, इस वजह से उसके पास कोई राजधानी नहीं होता है। तो कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और कारण जो बता रहा है कि नहीं होना चाहिए तो ये भी एक तरह से सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पादप उत्तकों की सूची 1 को उनकी विशेषताओं की सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें। तो चलो देखते हैं, एक तरफ उत्तक और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी गई है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है वो देखते हैं। तो आप जानते हैं पहला पॉइंट में अगर देखा जाए तो क्लोरेनकाइमा की बात करें तो इसमें हमने बात किया था कि अगर पेरेनकाइमा में अगर हरित लवक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो एक तरह से इसमें देखेंगे क्लोरेनकाइमा यानी क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसकी विशेषता ए के साथ 3 मैच करेगा। ए के साथ 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ए के साथ 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं, अब अगर ए 3 मिल रहा है तो बी 4 यहाँ भी है, यहाँ पर भी। ये तो क्लियर हो गया कि बी का एरेनकाइमा जो होता है, एरेनकाइमा किसे कहते हैं, मतलब इनके बीच जो कि काफ़ी मतलब गैप होता है, हवा युक्त गुहिकाएँ भरी होती हैं और ये पौधे में तैरने युक्त होते हैं, तो यानी बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, अब मैच करा के देखते हैं अब हमारा क्या होना चाहिए। जैसे कि कोलेनकाइमा में क्या हमने देखा था कि एक तरह से मतलब ये जो होता है वो बहुत कोमल होता है, लचीलापन प्रदान करता है, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कोलेनकाइमा है सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि जंतु उत्तकों की सूची 1 को शरीर में उनकी अवस्थिति को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सही कुट का चयन करना है। तो पहला पॉइंट उत्तक और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। तो पहला चीज़ हमने देखा था जो सरल सल्की एपिथेलियमाई उत्तक होता है, ये क्या होता है, तो एक तरह से फेफड़ों की कूपिका तथा रक्त वाहिनिकाओं में हमें देखने को मिलता है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो चीज़ें कहाँ पर हमने देखा था। देखो यहीं पर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। जैसे कि हमने देखा था कि सरल सल्की जो एपिथेलियमाई है वो कहाँ पर होता है, तो उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर और कूपिका, जहाँ पदार्थों के संवहन वर्णात्मक जो परागमय झिल्ली होती है, तो एक तरह से देख सकते हैं रक्त नलिका स्तर या फिर कूपिका। तो पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, फेफड़ों की कूपिका तथा रक्तवाहिनी। तो ए का 2 के साथ मिलना चाहिए, ए का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो या तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब देखो डी के साथ 3 दोनों में मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्लियर होगा कि डी का 3 होगा, डी का 3 के साथ मैच होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, स्तंभाकार जो एपिथेलियमाई है वो आंत के भीतरी स्तर में होता है, ये तो चलो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि एग्जैक्ट में हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो बी जो है स्तरित सल्की एपिथेलियमाई, तो हमने बात किया था कि ये स्तर मतलब एक एक परत मतलब कोशिका को कटने फटने से बचाने के लिए वो परत बाई परत इसमें होता है। तो एक तरह से हम यहाँ पर कहेंगे जो बी होगा शरीर का रक्षात्मक अर्थात जो त्वचा को रक्षा प्रदान करने के लिए होता है, तो बी का 4 के साथ, तो बी का 4 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि पौधों में संवहन बंडल का निर्माण करने वाले जटिल स्थायी उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। संवहन बंडल,
तो पहला पॉइंट हम अगर देखा है तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को सम्मोहन उत्तक कहते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और ये जटिल पौधों की एक विशेषता भी है। तो ये हमारा करेक्ट है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक है जिनमें सामूहिक रूप से सम्मोहन बंडल यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है कहा जाता है, और ये सम्मोहन बंडल बनाते हैं। तो करेक्ट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि यह सम्मोहन उत्तक पौधों को स्थलीय वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाते हैं। ये पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि स्थलीय वातावरण में शुष्कता से निपटने और जड़ों से पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए सम्मोहन उत्तकों का विकास जटिल पौधों की एक महान विशेषता के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में पदार्थों का परिवहन सदैव केवल एक दिशीय होता है। ये पॉइंट गलत है। हमने बात किया था कि जो जाइलम है, जाइलम में सिर्फ ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर, लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम इसमें क्या होता है कि ये दो दिशीय होता है, यानी दोनों दिशाओं में करता है, सम्मोहन करता है। तो ये पॉइंट आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो कह सकते हैं सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए जितने लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार सब्सक्राइब कर लो। आप ही लोगों के लिए चैनल पे वीडियो आ रही है, ना ही मुझे पता है कि इस तरह की कोई वीडियो अभी चैनल पर किसी के चैनल पर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो ये आपके लिए है, आप लोग देखो और इन्जॉय करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रंथिल एपिथेलियमाई के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि कभी कभी एपिथेलियमाई उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है। ये पॉइंट सही है, क्योंकि उपकला या फिर एपिथेलियमाई उत्तक की कोशिकाएं कभी कभी अपनी सतह को बढ़ाने या फिर विशिष्ट स्राव के लिए अंदर की ओर जो कि मुड़ या फिर धंस जाती है। ये हमने ऑलरेडी बुक में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि यह अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये भी एक तरह से सही है कि यह अंतर्वलित या फिर अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग आगे चलकर एक विशिष्ट बहुकोशिकीय ग्रंथि की संरचना मतलब ले लेता है। तो ये एक तरह से सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये ग्रंथिल कोशिकाएं एपिथेलियमाई उत्तक की सतह पर विभिन्न पदार्थों का स्राव करती है। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट भी एक तरह से सही होगा, क्योंकि ये रूपांतरित जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं, जो विभिन्न पाचक रसों म्यूकस या फिर अन्य रसायनों का बाह्य सतह पर स्राव करती है। इसको आप पढ़ना चाहो तो आराम से आप बुक में पढ़ना, सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, केवल 1 2 3 नहीं, मतलब तीनों यहाँ पर सी होगा सही आंसर। ठीक है, तीनों सत्य है। अगला सवाल नेक्स्ट है कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों और मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों के कार्य प्रणाली में मूल अंतर क्या है। तो मूल अंतर की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ऑप्शन को अगर आप ध्यान से सभी चीज़ों को पढ़ोगे तो कहेंगे ऑप्शन बी, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तने के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे मिलने वाली परतों के अनुक्रम का विकल्प क्या है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो कहेंगे हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद कोर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पैरासाइसिस मतलब पैरासाइकिल और सम्मोहन बंडल। इस तरह से होगा ये हमारा क्रम। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी सही है। इस वीडियो का आखिरी सवाल है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पसंद नहीं आया तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम आगे की वीडियो में आपकी पसंद पर खरा उतरें। पहला पॉइंट कह रहा है कि कथन ए, पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। तो अगर इसमें हम पहला पॉइंट पे नज़र डालें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पादपों की स्थानीय और असीमित वृद्धि की विशेषता को दर्शाता है, जो कि पूर्णतः सत्य है। ठीक है। अच्छा, अब सत्य ये है तो इसका कारण भी देखते हैं। कारण क्या कह रहा है कि जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूपी होती है, इसलिए उसमें विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों का कोई निश्चित सीमा नहीं होता। ये जंतुओं में बात कर रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। मतलब विशेषता कारण की बात करें तो जंतुओं में होने वाले समरूप और व्यापक वृद्धि की विशेषता को बताता है, जो स्वयं में पूर्णतः सत्य है। मतलब परंतु यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जंतुओं की वृद्धि का प्रतिरूप पौधों की क्षेत्रीय वृद्धि के कारण नहीं है। ये दोनों मतलब अलग अलग स्वतंत्र जीवों के विकास के प्रतिरूप है, इसलिए यहाँ पर
आर जो है वो इसकी व्याख्या नहीं करेगा। मतलब ये अलग है, ये आपका ये पौधों के बारे में कह रहा था, ये जंतु के बारे में कह रहा था, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक तरह से दोनों हमारा कह सकते हैं सत्य है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, तो हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बुक में हमने दिखाया, कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें हमने बनाया था, क्वेश्चन को बनाया था। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए और इसी तरह के और सारे पार्ट्स को देखिए। और बाकी के जो वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बाकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।